चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर है 6.2 हमारी। टॉपिक का नाम है सर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखो बेसिकली होता क्या है इस टॉपिक के अंदर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर हमारे पास हमें एक फंक्शन दे दिया जाता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और उसके अंदर उसके बाद हमारे से इंटरवल कहे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल पे बताइए कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या इंटरवल फाइंड आउट करने को वो हमारे से कह देता है। तो हम क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है इसे करने की? दो तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। नंबर 1 इंटरवल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस, और नंबर 2 जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कि उनमें हमें डिफरेंशिएशन करके उन्हें ओवरऑल इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन या फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इस तरीके से दिखाना होता है। कैसे, क्या मतलब है, एक एक करके समझेंगे। देखिए ध्यान से, आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सबसे पहला काम आपका होगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साथ साथ नोट करते चलें। आपको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना भाई? एफ डैश एक्स। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उसका आप सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट कर लेना है एफ डैश एक्स। अगला स्टेप क्या होगा हमारा? पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। आप dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जी हाँ सर, जैसे ही आप dy बाई डी एक्स को 0 रखा, मतलब आपने किसको 0 रखा? एफ डैश एक्स को 0 रख दिया। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी भाई, एफ एक्स का आपने डिफरेंशिएशन करा, एफ डैश एक्स आपको मिल गया, उसे आपने 0 के इक्वल रखा, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, और वो इक्वेशन क्यूबिक भी हो सकती है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्टेप हमारे सामने आया कि हमें एक फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगला स्टेप होगा हमारा कि हम इस dy बाई डी एक्स को उठा के 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक बात। जैसे ही आप dy बाई डी एक्स को 0 रखेंगे, मतलब आप इस एफ डैश एक्स को उठाकर 0 के इक्वल पुट कर देंगे यहां पर। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब वो इक्वेशन आपके पास, अभी बताया मैंने आपको, वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है, अगर ये मान लीजिए क्वाड्रेटिक है तो डिफरेंशिएशन लीनियर होगा भाई। अगर ये क्वाड्रेटिक है मतलब इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ी टर्म एक्स वाली होगी। इसके अंदर अगर मान लीजिए क्यूबिक है तो डिफरेंशिएशन में क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, पढ़ा है आप लोगों ने। तो अकॉर्डिंगली वी कैन से इफ इट इज इन क्यूबिक देन डिफरेंशिएशन इज इन क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये पावर 4 पे होगा तो ये पावर 3 पे होगा, क्यूबिक होगा ये। तो जो भी आपको एफ डैश एक्स मिले यहां पर, आप सबसे पहले यहीं पे एक काम करना, उसे फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लेना। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, लिख लो ये बात यहां पर, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हमारा। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, हम उसे फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे यहां पे। ठीक भाई। फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखा। अब यहां जितने भी फैक्टर्स होंगे आप अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2 आई, ए और बी कुछ भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बार 2 ही आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक आए। लीनियर होगा तो एक आएगी, क्वाड्रेटिक होगा तो मैक्सिमम 2 आ सकती हैं, क्यूबिक होगा तो मैक्सिमम 3 आ सकती हैं। अब कुछ बच्चे क्यूबिक का फैक्टर बनाना भूल चुके हैं, तो मैं आपको एक याद करा दूं पुरानी बात क्लास 9 की, जिसमें एक एक्सरसाइज हुआ करती थी 2.4। उसमें एक क्वेश्चन हुआ करता था लास्ट में कि
फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम, जिसके अंदर आप पहले 1 पुट करते थे, फिर -1, 2 पुट करते थे, -2, 3 पुट करते थे, फिर -3, जिससे 0 आ जाता था। मान लो 1 रखने से 0 आया तो फैक्टर होता था x-1, और -1 रखने से 0 आया तो फैक्टर होता था x+1। याद है आपको? तो उस तरीके से आपको क्यूबिक वाले का फैक्टराइजेशन करना है। एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन है ऐसा, एक्स्ट्रास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। एग्जाम में भी ज्यादातर वही क्वेश्चन आता है जिसके अंदर फैक्टराइजेशन क्यूबिक होता है f'(x) का, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। उस तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में दिया जाता है। तो हम यहां तक पहुंच गए, हमारे पास x की वैल्यू आ गई a और b। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है नंबर लाइन, जो कि -∞ से लेकर कहां तक होती है भाई? +∞ तक होती है। बिल्कुल ठीक बात। ये आपके पास a है, मान लीजिए ये छोटा है a और b बड़ा नंबर है, तो नंबर लाइन पे जिसकी जहां पोजीशन है अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर देंगे यहाँ पे। इसमें कोई परेशानी नहीं। मान लो a की वैल्यू तो यहाँ पे आई, एक तो आपको मिली x की वैल्यू -1 और एक मिली 5, तो 5 थोड़ी ना पहले लिखेंगे, -1 लिखेंगे और 5 बाद में लिखेंगे। नंबर लाइन पे जहां जिसकी पोजीशन है अकॉर्डिंगली आप उसे मेंशन कर देंगे, नापने तोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने एक सिंपल लाइन बना के उस पे छोटा नंबर पहले लिखना है, बड़ा नंबर बाद में लिखना है, बस। वो भी हम किस लिए लिख रहे हैं? जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कितने इंटरवल्स में हमारा टोटल ये जो है वो ब्रेक हो गया है, कितने इंटरवल्स हमारे सामने बने हैं। तो आपको दिखाई दे रहा कितने इंटरवल बने? 3 इंटरवल बने। कोई परेशानी नहीं इतने तक। अब इसके बाद कुछ टीचर्स तो करा देते हैं डायरेक्ट कि यहाँ प्लस लिख दो भाई, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख दो। बाहर अगर नेगेटिव मिल जाए कॉमन लेके तो फिर माइनस से शुरू कर दो, माइनस प्लस माइनस। मैं ऐसा कुछ नहीं करा रहा हूँ आपको, ठीक है जी? ऐसा कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ना उसमें एक चांस होता है गलती होने का, वो मिस्टेक ना हो, जिससे कि हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हमें ठीक मिल जाए, गलती ना हो हमारी। तो वो क्या मेथड है, वो क्या प्रोसीजर है, उसे समझने के लिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर आप। यहां हमने इंटरवल ब्रेक कर रहे हैं, इंटरवल ब्रेक कर रहे हैं पहले। देखिए सर, इंटरवल पहला जो हुआ वो हुआ हमारे पास क्या, -∞ से कहां तक? a तक। दूसरा इंटरवल कहां से कहां तक? a से b तक। तीसरा इंटरवल कहां से कहां तक? b से इंफिनिटी तक। आपने एक बात नोटिस करी, मैंने अभी इस पे कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया मैंने ब्रैकेट? क्योंकि ब्रैकेट डिपेंड करेगा इस बात पे कि क्वेश्चन में आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है। दो चीजें पूछता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या होता है भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? अगर मान लीजिए आपने डिफरेंशिएशन जो निकाला था f'(x), उसकी वैल्यू यानी कि f'(x) आपके पास यदि सिर्फ ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो वो कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी ग्राफिकली समझाऊंगा इस बात को। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। लेकिन अगर हमारा f'(x) सपोज करिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि 0 के साथ इक्वालिटी लग जाए कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो उस केस में वो सिर्फ इंक्रीजिंग कहलाता है। क्योंकि हम 0 पे श्योर नहीं होते कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर उसने आपसे कहा कि यू हैव टू फाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आप यहां लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। अब मुद्दा ये आता है कि ओपन ब्रैकेट क्यों लगाएंगे भाई, क्लोज क्यों नहीं लगाएंगे अगर स्ट्रिक्टली आ गया तो? अरे एक बात बताओ, आपने ये ए और बी जो निकाले हैं,
वो एफ डैश एक्स को 0 रखकर ही तो निकाले हैं। यानी कि ये ए और बी वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा। नहीं समझे मेरी बात? दोबारा सुनो। आपने डिफरेंशिएशन करा, उसके फैक्टर्स बनाए, आपने उस फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा और एक्स की वैल्यू निकाल ली। वो वैल्यूज मिली ए और बी, कुछ भी हो सकती है वहां पे। वो वैल्यूज मिली आपको ए और बी। इसका मतलब ये वो दो क्रिटिकल पॉइंट हैं जहां पर हमारा एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। यानी कि ये उस एफ डैश एक्स के रूट्स हो गए। क्लास 10th में आपने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। वो रूट्स क्या होते थे, या जीरोस पढ़ी थी आपने पॉलिनोमियल के अंदर, वो क्या होती थी? वो वैल्यूज होती थी जहां पर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाता था। यही तो पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स को जब हमने 0 के इक्वल रखकर और एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा। तो हम अगर इन्हें इंक्लूड कर लेंगे तो उस केस में तो एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा या लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वालिटी लेनी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रिक्टली के अंदर इक्वालिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली के केस में आपको ओपन ब्रैकेट लगाने हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहे सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, तो उस केस में आप यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। दोनों केस बता रहा हूं, दोनों लिखवा रहा हूं आपकी कंसेप्ट नोटबुक में, लिखें अपने पास। तो आपने इंटरवल में ब्रेक करा, फिर आपने चेक करना है किसका साइन, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। याद रखना किसका साइन चेक करना बेटे, एफ डैश एक्स का साइन। अब बच्चे पूछते हैं सर हम कैसे चेक करेंगे एफ डैश एक्स का साइन, और कौन करेगा भाई? चाचा जी थोड़ी ना आएंगे आपके चेक करने के लिए, आपको ही करना पड़ेगा। तो उसका सिस्टम क्या है, उसका तरीका क्या है? आप इस इंटरवल के बीच में से माइनस इंफिनिटी से ए मतलब यहाँ पे 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करिए इस इंटरवल के बीच में से कोई भी एक वैल्यू आप कंसीडर कर लेना, कोई भी एक। मान लीजिए ये ए की जगह 1 होता है यहाँ पे, तो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। यू हैव टू टेक ओनली 1, कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे। आपने मान लीजिए 0 ले लिया, आप कहो नहीं नहीं 0 नहीं लेते, -1 ले लेते, -2 रख ले रहे। अरे भाई कोई भी ले लो, मैं बोल रहा हूं इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, उससे उठा के एफ डैश एक्स में रख दो, ठीक। और यहां से सिर्फ आपको एफ डैश एक्स का साइन पता करना है। वैल्यू क्या आ रही, 500, 1000, 10,000, 10 लाख, -500, -10,000, माइनस के 50,000, कुछ भी। आपको उसके नंबर से नहीं कोई लेना देना, सिर्फ साइन से लेना देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना पता करना है हमें। अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव आ गया, तो आप लिख देंगे यहां पर, जी हाँ, आप लिख देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव आ गया तो लिख देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगला आ गया पॉजिटिव, आपने लिख दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सर ये हमने क्या करा, वो इंटरवल्स फाइंड आउट कर लिए जहां पर हमारा दिया हुआ फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आगे बात समझ में इतनी? अभी क्वेश्चन सिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इसे नोट कर लें अपने पास साथ साथ। ये तो तरीका हुआ इंटरवल ब्रेक करने का जब उसने मांगे हो स्ट्रिक्टली वाले फंक्शन। लेकिन अगर वो सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नाम ले दे हमारे सामने, स्ट्रिक्टली ना कहे, फिर क्या करेंगे? मैं और लिख रहा हूं यहाँ पे, या तो ये टेबल बनेगी या फिर और। ये टेबल बनानी कोई जरूरी नहीं होती, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये टेबल बनाने से हमारा वर्क थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस और कुछ नहीं। हाँ जी सर, इंटरवल्स माइनस इंफिनिटी टू ए टू बी टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कभी क्लोज नहीं आता, ये ध्यान रखना। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड और ये क्लोज्ड। यहाँ पे आपको चेक करना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स।
मान लीजिए वो पॉजिटिव आ गया तो आप कह देंगे सिर्फ इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग। ये आपके पास पहली कैटेगरी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, जिसके अंदर हमें इंटरवल फाइंड आउट करने को कहेगा। वो 99.99% एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दोनों में से कोई एक चीज देगा, एक क्वेश्चन के अंदर दोनों नहीं आने के। कुछ बच्चे कहते हैं सर अच्छा अगर दोनों दे दिए तो क्या करेंगे? अरे भाई दोनों नहीं आने के, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन में एक ही बात रह सकती है, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है सभी को? नोट करें अपने पास, इसके क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसके बाद सुनिए ध्यान से। हाँ जी, इसके एग्जाम्पल्स निकालिए जरा। सबसे पहला एग्जाम्पल इसके अंदर है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर शायद 7 है मेरे ख्याल से, देखना क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 में, सुनिए ध्यान से। कह रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सर इसमें ना कोई इंटरवल नहीं मांग रखा, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ये उससे अलग कैटेगरी है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसकी कैटेगरी जो आपके पास इसमें स्टार्ट है वो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। एग्जाम्पल नंबर 10, देख लें भाई, एग्जाम्पल नंबर 10 पे नजर डाल लें। बुक बीच में रख ले, टेबल वहां रख ले, स्टूल बीच में रख ले। लिखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम कैटेगरी आ गई। मांगा क्या है? स्ट्रिक्टली। इसका मतलब ओपन लगेंगे या क्लोज? ओपन। ध्यान रखना अगर बुक में बाई चांस कहीं गलती से क्लोज्ड लगे हुए हों तो आपको ओपन ही लगाने हैं, और अगर कहीं गलती से क्लोज्ड वाले पे ओपन लगे हो तो आपको क्लोज ही लगाने हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लें, फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम कैटेगरी। अगला क्वेश्चन देखें एग्जांपल नंबर 12, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं दो क्वेश्चन, ये मैं आपको खुद करने सिखाऊंगा कैसे करना है। तो फिलहाल आप लोग एग्जांपल नंबर 7 से निकालिए, मैं आपको दोनों कैटेगरी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। जो स्टूडेंट बुक नहीं लाए हैं आज, वो भाई कोशिश करें सभी कि बुक लेकर आए। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। लिखा है सर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x-3। उसने कहा आपसे कि शो करिए ये जो फंक्शन हमारे पास है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। भाई मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मैंने तो ये सीख रखा है कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। बाकी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, बोलो क्या आएगा? सिर्फ 7 आ गया। क्या 7 एक नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है या जीरो है? पॉजिटिव है। तो क्या मैं इसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहूं या ग्रेटर देन जीरो कहूं? तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इम्प्लाइज जो मेरा एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू। कभी जीरो तो नहीं हो सकता, एफ डैश एक्स कभी जीरो तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक फिक्स वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया आर पर। मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हो,
and you will get always a positive value. That's why you can say it is an increasing, strictly increasing function. तो आप कह देंगे f dash x greater than 0 आ गया, it implies fx is strictly increasing जी हाँ, fx is strictly increasing on r. r का मतलब रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आगे चलते हैं इसके बाद। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है सर? एग्जाम्पल नंबर 8 ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दिया गया, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। इसको भी आपको क्या प्रूव करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। फंक्शन लिखा है एक्स क्यूब, जी हाँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x। आगे दे दिया x बिलोंग्स टू r। सुनिए सर भाई, आपने ये पढ़ा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो तब आएगा जब मैं इस दिए हुए फंक्शन के डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दूंगा। अब मुझे ये बात तो साफ दिखाई दे रही कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह तो है नहीं कि भाई एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी और हम उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह देंगे। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने तो हमारा अगला स्टेप होता है कि हम उसका होल स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर हो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लास 10th में पढ़ा था आपने, जहां डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाए जाते थे आपको कि भाई कोई आपके पास वैल्यू किसी का होल स्क्वायर आ गई, आप कह देते हैं ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्लास 10th का टॉपिक है। तो मुझे किसी तरह से यहाँ होल स्क्वायर क्रिएट करना है। भाई होल स्क्वायर तो बात की बात है, पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन ही कर लूं और देखूं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे प्रिवेल हो रही है। तो हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन करा। बोलिए एफ डैश एक्स कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये आ गया सर। ठीक, कोई परेशानी? जरा देखना एक मिनट के लिए ध्यान से। मैंने क्या करा, इस एफ डैश एक्स को कुछ ऐसे लिख दिया, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4 को लिख दिया 3 प्लस 1। लिख सकते हैं क्या? इन तीनों से क्या कॉमन है? अंदर क्या बच गया सर? ये क्या बन गया? कुछ ऐसा आ गया क्या? 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। कोई परेशानी? यहाँ तक ओके है भाई सबको? चले आगे। अब एक बात बता दो छोटी सी, कि ये होल स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? पूरा होगा। ऐसे कैसे कह दोगे आप पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? आपको पूरे की जानकारी नहीं है, आपको सिर्फ होल स्क्वायर की जानकारी है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बस। इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते। लेकिन क्या ये हमारा एफ डैश एक्स है? नहीं, ये हमारा एफ डैश एक्स नहीं है। हम यहाँ एफ डैश एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दी पूरे में। क्या 3 से मल्टीप्लाई होने पर इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट आएगा? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए नहीं आएगा। फिर प्लस 1 चाहिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। 3 टाइम्स ऑफ x माइनस होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। जरा देखना ये क्या बन गया है, एफ डैश एक्स। तो यानी कि हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। भाई मुझे कोई मतलब नहीं है 1 से,
मुझे तो जीरो से मतलब है, जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, या जीरो से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, वो चेक करना मुझे। तो जो वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, जो वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, 101% जीरो से तो बड़ी है। कॉमन सेंस की बात है यार ये तो। जो वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है वो हर हालत में जीरो से तो बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं क्या इसे देखकर, इट इंप्लाइज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। इक्वालिटी तो नहीं आनेगी भाई, जब एक या एक से बड़ा है तो जीरो तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, तो जीरो से तो बड़ा ही रहेगा ना, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया ये। तो आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बताइए सर, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सभी को? चलें आगे। देखो, ये तो थे वो कैटेगरी के क्वेश्चन जिसके अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखकर या उसको कन्वर्ट कर कर आप ये कह सकते थे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जो भी वो आएगा। सपोज करिए आपने इसे होल स्क्वायर बनाया, माइनस बाहर आ जाता, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते तो वो ऑटोमेटिकली लेस देन की तरफ चला जाता। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका दिया हुआ फंक्शन कैसा है। आज करेंगे क्या, वो नोट करें अपने पास। जो इंटरवल वाले क्वेश्चन है उन्हें खुद ट्राई करके देखिएगा, सिस्टम मैंने आपको बताया है। नोट करिए, एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 और 11, बस 7, 8, 9, 10, 11, ये एग्जाम्पल्स आपको आज करने हैं। ठीक है जी, इतना करेंगे आज, कल हम आगे इसके प्रोसीड करेंगे।